मशरिकी अवस्था यानी मिडिल ईस्ट से आने वाली आज की बड़ी खबरें ये रही। दोस्तों, इन 3-4 खबरों में एक खबर बहुत ही हैरान कुन और मजेदार भी है, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में काफी तेजी से वायरल भी हो रही है। इन खबरों पर रोशनी डालने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज मेहरबानी करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इस वीडियो में क्या गलती हुई है और क्या सुधार की जरूरत है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं आपको दिल से दुआएं दूंगा। दोस्तों, 28 अप्रैल 2026 को एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने रॉयल प्रोटोकॉल यानी शाही आदाब की सारी हदें पार कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इवेंट यानी तकरीब में क्वीन कैमिला के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसे लोग बदतमीजी और बेहूदगी की इंतहा कह रहे हैं। बात उस वक्त की है जब क्वीन कैमिला एक फंक्शन यानी समारोह में मौजूद लोगों से मुलाकात यानी मुसाफा कर रही थी। वो बड़े अदब से एक के बाद एक मेहमानों यानी गेस्ट से हाथ मिला रही थी। तभी डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ मौजूद थे सामने आए और क्वीन कैमिला के हाथ मिलाने के दौरान बीच में ही दखल दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी झिझक यानी हिचकिचाहट के अपना हाथ बीच में डाल दिया और राजा और क्वीन से बात करने लगे। इस वजह से दूसरे मेहमान अटके रह गए और प्रोटोकॉल यानी शाही आदाब पूरी तरह बर्बाद यानी तबाह हो गया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने अपने रॉयल मेहमानों यानी शाही मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव किया है। इससे पहले भी कई मौके पर ट्रंप को रॉयल प्रोटोकॉल यानी शाही आदाब की धज्जियां उड़ाते देखा गया, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सबको सरप्राइज यानी हैरान कर दिया। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रंप पर जमकर निशाना साधा है। कुछ एनालाइजर यानी तजिया निगारों का कहना है कि ये सिर्फ एक हाथ मिलाने की घटना नहीं है, बल्कि इससे ट्रंप का रवैया एटीट्यूड दिखता है जो हमेशा दिखाते आए हैं, जहां मैं हूं वहां सिर्फ मैं हूं। फिलहाल ये वीडियो पूरी दुनिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग टिप्पणियां यानी कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग इसे ट्रंप का स्टाइल कह रहे हैं तो कोई बेहुदा हरकत, लेकिन एक बात साफ है, ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए प्रोटोकॉल यानी आदाब से ज्यादा खुद की अहमियत माने रखती है। दोस्तों, अगली खबर है लेबनान से। 28 अप्रैल 2026 को दक्षिण लेबनान यानी साउथ लेबनान की जमीन पर एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने सचमुच जमीन को हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण धमाका नहीं था, बल्कि इतना बड़ा धमाका था कि उस इलाके के सीस्मोग्राफ यानी भूकंप मापने की मशीन ने इसे भूकंप अर्थक्वेक के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। इजरायली सेना आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की एक बेहद विशाल अंडरग्राउंड जमीन के नीचे वाली सुरंग यानी टनल को उड़ाने के लिए इतना भारी विस्फोटक इस्तेमाल किया कि वहां सचमुच का जलजला रिकॉर्ड हो गया। ये कहा जा रहा है कि यह सुरंग इतनी बड़ी और गहरी थी कि कई किलोमीटर तक फैली हुई थी और उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार छिपा कर रखी गई थी। इजराइल के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काटेज ने ऑफिशियली तौर पर साफ कर दिया है कि अब दक्षिण लेबनान साउथ लेबनान का अंजाम बिल्कुल गजा जैसा होगा। दोस्तों गौर कीजिए, उन्होंने गजा शब्द इस्तेमाल किया है, यानी मलबे का ढेर, बिजली और पानी के बिना घर, हर तरफ मौत और तबाही का मंजर। उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि हिजबुल्लाह को अब समझ लेना चाहिए कि लेबनान की जमीन उनके लिए वैसी ही जहन्नुम बनेगी जैसी गजा बन चुकी है। कोई एरिया यानी इलाका अब सेफ यानी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस मैसेज पैगाम का मतलब साफ है, इजराइल अब दक्षिण लेबनान में फुल स्केल तबाही का ऑपरेशन पूर्ण पैमाने पर तबाही का अभियान ऑन कर चुका है। ये सिर्फ एक सुरंग का धमाका नहीं है, ये इजराइल का सीधा मैसेज है, कोई बैकआउट यानी पीछे हटना नहीं है। यानी अब वही तरीका जो गजा में अपनाया गया, शहरों को खाली कराना, लगातार हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक, जमीनी कार्रवाई और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त यानी बर्बाद करना, वही अब लेबनान में दिखने वाला है। एक तरफ जहां हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ दिनों में अपने ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल को जवाब दिया था, वहीं अब आईडीएफ ने पलटवार कर ऐसा हमला किया है जो सिर्फ एक सुरंग को नहीं मिटाता बल्कि पूरे इलाके की दहलीज पर मौत को खड़ा कर देता है। फिलहाल दक्षिण लेबनान में हर तरफ खौफ और सन्नाटा है, लोग अपने घर छोड़ उत्तर की तरफ भाग रहे और इजराइल का रक्षा मंत्री साफ कह रहा ये सिर्फ शुरुआत है। गजा जो देख चुका है अब लेबनान को वही
देखना होगा और इस बार कोई वापसी नहीं होगी। दोस्तों अगली खबर गजा से 28 अप्रैल 2026 को गजा पट्टी में एक और खूनी सुबह हुई। इजरायली सेना IDF के हवाई हमलों एयर स्ट्राइक ने 5 मासूम शहरियों सिविलियन की जान ले ली। इन पांच में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले हमले में एक घर को निशाना टारगेट बनाया गया, जिसमें एक ही परिवार यानी फैमिली के 3 लोगों की मौत हो गई। एक मां, उसकी छोटी बेटी और दादी। दूसरे हमले में एक गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें एक पिता और उसका 9 साल का एक बेटा शहीद हो गया। वहीं इजराइल का कहना है कि वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है और उसके ठिकानों को निशाना बना रहा, लेकिन एक 9 साल के बच्चे की मौत को कौन सी सैन्य जरूरत, मिलिट्री नीड जायज ठहरा सकती है? ये सवाल इस वक्त गजा की गलियों में हर मां की आंखों में पढ़ा जा सकता है। अब जब ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया के मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स इस तरह के हमलों को युद्ध अपराध, वार क्राइम करार दिया। लेकिन असली तस्वीर वहाँ है जहाँ एक 9 साल का लड़का कभी वापस नहीं आएगा। फिलहाल गजा के उन इलाकों में कोहराम जो बचे हैं वो अपने मरे हुओं को मलबे से निकाल रहे हैं, बिना किसी एम्बुलेंस के, बिना किसी बचाव के, और हर सुबह अब नई तबाही लेकर आ रही है। दोस्तों अगली खबर है सऊदी अरब से। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों यानी तेल कंपनियों में से एक सऊदी अरामको ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी अगले महीने से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की शिपमेंट रोक रही है, यानी दुनिया भर में LPG की सप्लाई पर बड़ा संकट आ सकता है। ये खबर ब्लूमबर्ग ने दी है, जो दुनिया की मशहूर फाइनेंशियल वित्तीय न्यूज एजेंसी समाचार संस्था है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरामको ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि फरवरी के आखिर में उसके एक बड़े एक्सपोर्ट फैसिलिटी यानी निर्यात सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा था। यह नुकसान कैसे हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब के एक अहम तेल टर्मिनल पर किसी हमले या दुर्घटना की वजह से आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई थी। उस वक्त से लेकर अब तक यह फैसिलिटी सही तरीके से काम नहीं कर पाई है और अब कंपनी ने मई के महीने के लिए LPG की खेप पूरी तरह से सस्पेंड करने का ऐलान किया है। यानी इसका मतलब साफ है कि जिन देशों को सऊदी अरब से LPG गैस मिलती थी, जैसे भारत, चीन, जापान और दूसरे एशियाई देश और यूरोपीय देश, उन्हें अगले महीने ये सप्लाई नहीं मिल पाएगी। दोस्तों अरामको का ये फैसला वैश्विक गैस बाजार, ग्लोबल गैस मार्केट के लिए एक बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया के बड़े LPG एक्सपोर्ट में से एक है। उसकी सप्लाई बंद होने से कीमतें यानी प्राइस एक बार फिर आसमान छू सकती हैं। हालांकि सऊदी अरामको की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली यानी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि ये बंदी कब तक रहेगी, लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर दुनिया की एनर्जी की लाइनों में ठहराव, रुकावट आ गया है। फिलहाल सऊदी अरब के इस फैसले पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अपनी एक अहम सप्लाई बंद करती है तो इसका मतलब सिर्फ गैस का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का इशारा होता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि पाकिस्तान जैसे बिचौलियों यानी मध्यस्थ को उम्मीद थी कि ईरान जल्द ही अपना नया प्रस्ताव रख देगा, लेकिन तेहरान ने अंदरूनी यानी इंटरनल बातचीत मशवरे का हवाला देते हुए कुछ और समय मांग लिया है। सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के दौरे से वापस तेहरान आ चुके हैं और वे वरिष्ठ नेताओं, सीनियर लीडर्स के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि वो नया प्रस्ताव तैयार करने में अहम भूमिका यानी किरदार निभा रहे हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी। पहले ईरान ने एक प्रस्ताव रखा था, उसमें कहा गया था कि पहले जंग खत्म हो, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे पेचीदा मुद्दों पर बातचीत की जाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया यानी खारिज कर दिया। इसके बाद तेहरान ने अपनी रणनीति यानी हिकमत अमली दोबारा बनानी पड़ी। अब वह एक संतुलित यानी बैलेंस प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि ईरान का नया प्रस्ताव कितना लचीला, फ्लेक्सिबल होगा। क्या वो अमेरिकी शर्तों के करीब पहुंच पाएगा? फिलहाल बैक चैनल कूटनीति यानी खुफिया सफारतकारी जारी है, यानी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर एक सख्त बयान दिया है।
उन्होंने दावा किया कि ईरान खुद को गंभीर संकट यानी संगीन बहरान में पा रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्दी खोलने की मांग कर रहा है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान अब अपने नेतृत्व यानी लीडरशिप यानी क़यादत की स्थिति संभालने में जुटा है, यानी वो तेहरान को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जमीनी हकीकत यानी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखा रही है। ईरानी सेना आर्मी फौज ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात को हम पूरी तरह शांत नहीं मानते। सेना के प्रवक्ता स्पोक पर्सन के मुताबिक युद्ध विराम यानी सीज फायर के बावजूद भरोसा खत्म हो चुका है। संघर्ष यानी तनाजा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सेना अपने संसाधन यानी रिसोर्स दोबारा मजबूत कर रही है और संभावित लक्ष्यों की सूची अपडेट कर रही है। अब अमेरिकी रणनीति पर गौर कीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन फिलहाल सीधे सैन्य कार्रवाई यानी मिलिट्री एक्शन से बच रहा है। वो इसके बदले लंबे वक्त की नाकाबंदी लॉन्ग टर्म ब्लॉकेड पर जोर दे रहा है और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद दबाव को और बढ़ाने की योजना है। ये तरीका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाए ताकि वह परमाणु समझौते न्यूक्लियर डील पर झुक जाए। इस पूरे खेल में एक और बड़ा मोड़ आया है। दोस्तों, इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है जब संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी वैश्विक तेल उत्पादक संगठन से अलग होने का फैसला लिया है। यूएई के ऊर्जा मंत्री एनर्जी मिनिस्टर सोहेल मोहम्मद अल मजरूई कहा है कि यह फैसला देश की नई ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। करीब 60 साल बाद ओपेक छोड़ना ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र से भी एक खबर है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने अरब सागर में एक संदिग्ध व्यापारी जहाज मर्चेंट शिप ब्लू स्टार को रोका है और तलाशी ली है। बाद में जब पता चला कि यह जहाज ईरानी बंदरगाह यानी पोर्ट की तरफ नहीं जा रहा तो उसे जाने दिया गया। इस सब के बीच इजराइल भी पूरी तरह सक्रिय। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह की एक बड़ी अंडरग्राउंड जमीन के नीचे सुरंग को ध्वस्त यानी तबाह कर दिया। इसको लेकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। तो दोस्तों कुल मिलाकर स्थिति कुछ यूं है। एक तरफ शांति प्रस्ताव और कूटनीति के प्रयास जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य और आर्थिक दबाव इकोनॉमिक प्रेशर की रणनीतियां भी जारी हैं। ईरान का कहना है कि हमें वक्त चाहिए, सुप्रीम लीडर से हरी झंडी का इंतजार है। अमेरिका कह रहा है नाकाबंदी और दबाव बढ़ाओ और इजराइल अपनी कार्रवाइयां एक्शन जारी रखे हुए है। दोस्तों फिलहाल कोई पक्का समझौता यानी फाइनल डील नजर नहीं आ रही। हर दिन नई खबर, नया मोड़ आ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, वेस्ट एशिया में शांति का रास्ता अभी लंबा और उबड़ खाबड़ यानी मुश्किल है और हर दिन देरी का मतलब है नए खतरे, नए हमले और नई मौतें। दोस्तों, अगली खबर यूरोपीय संघ में इजराइल को लेकर बड़ा मतभेद यानी इख्तिलाफ सामने आया है। यूरोपीय संघ इजराइल के साथ अपने व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील को निलंबित यानी सस्पेंड करने पर सहमति नहीं बना पाया और ये उस वक्त हुआ जब गजा में मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन यानी वायलेशन को लेकर दबाव प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। ये मामला 28-29 अप्रैल 2026 को यूरोपीय संघ की मीटिंग में उठा। स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने की जोरदार वकालत की। स्पेन का कहना था कि गजा में जो हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, इसलिए इजराइल के साथ व्यापारिक रिश्ते ट्रेड रिलेशन पर फिर से विचार यानी गौर होना चाहिए और हो सके तो व्यापार समझौते को रोक दिया जाए। लेकिन स्पेन की इस कोशिश को जर्मनी और इटली ने रोक दिया। दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से रोका, यानी यूरोपीय संघ एक बार फिर इजराइल के मामले में बटा हुआ नजर आया। दोस्तों, असल मुद्दा क्या है? यूरोपीय संघ का इजराइल के साथ एक व्यापार समझौता है जिसके तहत
जिसके तहत दोनों तरह का सामान कम टैक्स पर आता जाता है। लेकिन गजा पर इजराइल के हमलों, स्ट्राइक और वहां नागरिकों की मौत के बाद कई देशों ने कहा ये समझौता जारी रखना सही नहीं है। मानवाधिकार संगठनों ने भी दबाव डाला कि यूरोप को इजराइल के खिलाफ पाबंदियां लगानी चाहिए। एक और जहां स्पेन, आयरलैंड और कुछ अन्य देश इजराइल पर सख्ती चाहते हैं, वहीं जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जैसे देश उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। यूरोपीय संघ में फैली इस नाफरमानी की वजह से गजा के मानवाधिकार मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ईरान के उप रक्षा मंत्री यानी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात कही है कि उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सेना से सीधे टकराव में जो रणनीतियां, स्ट्रेटेजी यानी हिकमत अमलियां और तौर तरीके सीखे हैं, वह उन्हें एससीओ देशों को बताना चाहते हैं। यानी ईरान अब अपने वार एक्सपीरियंस यानी तजुर्बात को एक सबक के तौर पर पेश कर रहा है ताकि दूसरे देश भी अमेरिकी दबाव का मुकाबला कर सके। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक बड़ा क्षेत्रीय गठबंधन अलायंस है जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, मध्य एशिया के देश और ईरान भी शामिल है। ईरान कुछ ही साल पहले इसका पूर्ण सदस्य बना था। अब वही ईरान एससीओ को अपना युद्ध अनुभव देने की पेशकश ऑफर कर रहा है। इससे साफ है कि ईरान अब एससीओ को सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं बल्कि मिलिट्री सहयोग का मंच भी बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने रूस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, रूस ने हालिया अमेरिकी इजराइल जंग के दौरान ईरान की जो सहायता की है वो कभी नहीं भुलाई जाएगी। आरागची ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मॉस्को को उस वक्त सच्चा दोस्त करार दिया जब पूरी दुनिया में ईरान को घेरा जा रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि हालिया जंग में रूस ने ईरान न तो सीधे सैनिक भेजे और न ही खुलकर हथियार मुहैया करे, लेकिन डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस ने ईरान का साथ दिया। अब ईरान रूस को ये भरोसा दिला रहा है कि वो उसका अस्थायी साझेदार बना रहेगा। यानी ईरान रूस की धुरी एक्सिस और मजबूत होने जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। मिलता अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।